हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनय कुमार यादव। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि अपने इस चैनल पे हमने शुरू किया है बायोकेमिस्ट्री में हम इस समय बात कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। बायोमॉलिक्यूल्स में हमने सबसे पहले एंजाइम के बारे में डिस्कस किया, बेसिक्स ऑफ एंजाइम क्या होता है और कैसे काम करता है। उसके बाद के वीडियो में हमने बात किया बेसिक्स ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, जिसमें हमने अमाइनो एसिड के बारे में बात की। अमाइनो एसिड क्या है, कितने टाइप के होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात की। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम पहले बेसिक में बात करेंगे। बाद में इसके बारे में हम एडवांस लेवल पर भी जाएंगे, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि इस चैनल पे हम बेसिकली बायोलॉजी से रिलेटेड और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हम इस चैनल पे पोस्ट करते हैं। एजुकेशनल चैनल है पूरी तरह से। इस पे हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि 10+2 से लेकर हायर एजुकेशन तक सबके लिए काम आता है। और बेसिकली ये उस लेवल के भी हैं, जैसे कि आप अगर कोई एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, अब गेट एग्ज़ाम हो गया, CSIR हो गया, GPAT हो गया, नाइपर का हो गया, और भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, साइंस से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसमें भी आपका ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जो कि आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे की चीज़ों को समझने में। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ। दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बात किया था अमाइनो एसिड के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स को हमने बताया था कि ये सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला माइक्रोमॉलिक्यूल क्या है? प्रोटीन है। लेकिन अगर हम पूरे अर्थ की बात करें, ठीक है, पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट हम आप जो खाना खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं, गेहूँ, रोटियाँ खाते हैं, आलू खाते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। ठीक है, अपने आसपास जो आप लकड़ी देख रहे होते हैं, ठीक है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला CH2ON। कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैंने बताया, ये अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका एम्पिरिकल फार्मूला मतलब जनरली इसका फार्मूला क्या होता है? ये जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, सम टाइम कभी कभी नाइट्रोजन भी पाया जाता है, बट जनरली क्या है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CH2ON। मतलब अगर इसमें कार्बन N है, यानी ये ब्रैकेट में है, N बाहर है, तो N मतलब सब पे है। इसका मतलब ये है कि CnH2nON। अगर मतलब जैसे कार्बन की संख्या अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 3 का डबल, मतलब 6 हाइड्रोजन होगा, और ऑक्सीजन भी 3 होगा। ठीक है, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। इसकी डिफिनीशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स आर सब्सटेंसेस दैट यील्ड सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब इसमें कई हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी कंटेनिंग एल्डिहाइड होंगे, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कंटेनिंग कीटोन्स होते हैं, या फिर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। ठीक है, आप सबको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो है ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या फिर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में ये टूट जाते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब आप लोगों को पता होगा कि वाटर की हेल्प से माइक्रोमॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना। ठीक है, वाटर की हेल्प से जो पॉलीमर्स होते हैं उनका अपने मोनोमर्स में टूट जाना, वो होता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये होती है डिफिनीशन कार्बोहाइड्रेट्स की। अब कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। बेसिकली जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं अर्थ पे, उनको हम 3
टाइप्स में, 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा होता है ओलिगोसेक्राइड, तीसरा होता है पॉलीसेक्राइड। ठीक है, जो आप इसमें सैकराइड्स देख रहे हैं, सैकराइड्स का मतलब क्या है? सैकराइड जो है वो, सैकराइड इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक सैकरॉन मीनिंग शुगर। जो सैकराइड्स आप इसमें देख रहे हैं वो जो है ग्रीक वर्ड सैकरॉन से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है शुगर। तो मतलब कि जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो शुगर भी कहे जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड कहा जाता है। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अब हम देखेंगे कि मोनोसेक्राइड क्या होता है। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स आर सिंपल शुगर, मोनोसेक्राइड को सिंपल शुगर भी बोलते हैं। तो मोनोसेक्राइड और सिंपल शुगर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन यूनिट, जैसा कि इसका एग्जांपल है डी ग्लूकोज। तो दोस्तों जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सिंगल यूनिट होते हैं। ठीक है, सिंगल यूनिट जो होते हैं, सिंगल पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन, सिंगल यूनिट, सिंगल पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या सिंगल पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन को मोनोसेक्राइड बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? जैसे डी ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया आपका, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्ट। ठीक है, तो गैलेक्टोज, सॉरी लैक्टोज नहीं, गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब मोनोसेक्राइड। ठीक है, मतलब इनमें सिंगल यूनिट होती है, एक मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, शुगर का एक मॉलिक्यूल, इसको सिंपल शुगर भी बोलते हैं। मोनोसेक्राइड ऑफ मोर देन 4 कार्बन टेंड टू हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर। दोस्तों जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो 4 कार्बन से कम वाले अगर होते हैं तो वो सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन अगर उनमें 4 कार्बन से ज़्यादा होता है तो ऐसे मोनोसेक्राइड जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, मतलब उनका लीनियर स्ट्रक्चर भी होता है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कहीं पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मोनोसेक्राइड्स हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की क्या जरूरत होती है। तो मोनोसेक्राइड ऑफ मोर देन 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन से ज़्यादा वाले, मतलब कि 5 कार्बन 6 कार्बन वाले जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ओलिगोसेक्राइड्स क्या होता है। ओलिगोसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट आर रेसिड्यू ज्वाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक लिंकेज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सुक्रोज इसका एग्जांपल है, विच कंसिस्ट ऑफ द 6 कार्बन शुगर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोस्तों ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं? जैसे कि हमने मोनोसेक्राइड बताया कि सिंगल शुगर होती है, एक मॉलिक्यूल, शुगर का कोई एक मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, शुगर का सिंगल शुगर, जैसे कि डी ग्लूकोज या ग्लूकोज हो गया, वो मोनोसेक्राइड है। तो ओलिगोसेक्राइड क्या होता है? ये शॉर्ट चेन, मतलब कि अगर दो ग्लूकोज जुड़ गए, 3 ग्लूकोज आपस में जुड़ गए, या ग्लूकोज फ्रक्टोज जुड़ गया, या ग्लूकोज गैलेक्टोज जुड़ गया। ठीक है, तो जब ग्लूकोज ही आपस में, मोनोसेक्राइड की यूनिट जो है आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। ये एक से ज़्यादा हो गया, अगर एक है तो मोनोसेक्राइड, एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे 2 जुड़ गए, 3 जुड़ गए, 4 जुड़ गए, ऐसे ही 20 तक, मिनिमम 20, मतलब मैक्सिमम 20 तक की बात होती है। 20 तक अगर जुड़े हैं तो उनको हम ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड मतलब शॉर्ट चेन ऑफ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड की जो शॉर्ट चेन, मतलब 2, 3, 4, 5 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाते हैं, मैक्सिमम कितना, 20 तक, तो उनको हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। तो उनमें जब बन जाता है, पूरा चेन बन जाती है, उस चेन में जो, मतलब एक शुगर, एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से जुड़ता है, तो उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि पॉलीसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, तो क्या है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से वो जुड़े होते हैं। और उनमें जो आपस में जुड़े होते हैं, जैसे पहले हम आपको शुगर बोलते हैं, ठीक है, शुगर जैसे ग्लूकोज हो गया, तो उनको अब जब बॉन्ड्स में हो जाते हैं, वो जब मतलब कि चेन में हो जाते हैं, तो चेन में उनको क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। जैसे ग्लूकोज रेसिड्यू, अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज से जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे ग्लूकोज रेसिड्यू, फ्रक्टोज रेसिड्यू से जुड़ा हुआ है किस बॉन्ड के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। दोस्तों ऐसे ही पॉलीसेक्राइड भी होता है, जैसे हमने बताया तीसरा टाइप क्या है, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में क्या होते हैं, ऐसे ही शुगर्स जो होते हैं वो जैसे मोनोसेक्राइड्स होते हैं, वो 20 से ज़्यादा की संख्या में, अगर 20 से ज़्यादा की संख्या में, उसमें सैकड़ों हजारों भी हो सकते हैं, ठीक है, मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में इसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं, तो उसको मतलब पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं।
तो दोस्तों ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें आप लोगों ने जाना कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। हमने जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा अर्थ पे पाए जाने वाले कंपाउंड हैं बायोमॉलिक्यूल्स से। इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है, CH2O कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन होते हैं, या फिर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ फिर हमने बताया कि ये 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। फिर मोनोसेक्राइड हमने क्या बताया कि मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो सिंपल शुगर होते हैं या सिंगल यूनिट होते हैं, मतलब सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की सिंगल यूनिट अगर है, सिर्फ ग्लूकोज एक ग्लूकोज है उसमें, तो उसको बोलते हैं सिंपल शुगर या फिर मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड जिसका 4 से ज़्यादा कार्बन का अगर मोनोसेक्राइड है तो उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। फिर हमने बताया ओलिगोसेक्राइड, मतलब कि जब मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं शॉर्ट चेन, मतलब मैक्सिमम 20 तक, तो उन्हें ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। वो जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उनको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं तो सुक्रोज बनाते हैं, ठीक। उसके बाद आता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में क्या है, 20 से ज़्यादा की संख्या में अगर मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ी हैं, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, तो उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने इतनी चीज़ें डिस्कस करी। ये पूरा था बेसिक, ये पूरा था इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अब हम आगे डिटेल में हम एक एक करके पढ़ेंगे। मोनोसेक्राइड क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम डाइसेक्राइड पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके यूजेस क्या है, हमारी बॉडी में क्या है यूज़ है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे, ठीक है, और उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे क्या, मोनोसेक्राइड्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। फिर अब हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड के बारे में। जैसा कि हमने पहले ही स्लाइड में बता दिया कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, ठीक है, जैसा कि ग्लूकोज। ये क्या होते हैं, द सिंपलेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। सबसे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मोनोसेक्राइड होता है। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेक्राइड बोलते हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड आर कलरलेस, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि मोनोसेक्राइड आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और मोनोसेक्राइड आर कलरलेस, ठीक है, ये उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। ये क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल्स आप लोग जानते होंगे, क्रिस्टलाइन होते हैं क्योंकि इनमें मतलब एक अरेंजमेंट होता है इनके स्ट्रक्चर का स्पेसिफिक। एंड ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जितने भी मोनोसेक्राइड हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो इनसॉल्युबल किसमें होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। आप लोग पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट जानते होंगे। पोलर सॉल्वेंट हो गए इससे वाटर, और नॉन पोलर में जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आते हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपका ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, शुगर होते हैं, सिंपलेस्ट शुगर, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। मोस्ट हैव अ स्वीट टेस्ट। इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं मैक्सिमम उसमें जो होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, वो स्वीट टेस्ट होता है। द बैकबोन ऑफ कॉमन मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल आर अनब्रांच्ड कार्बन चेन इन विच ऑल द कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय ए सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि मोनोसेक्राइड की जो बैकबोन होती है, ठीक है, वो लीनियर कार्बन की बनी होती है, बेसिकली अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, और सभी कार्बन जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, CnH2nOn, ये चीज़ हमने पहले ही बताई थी। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करी थी जो हमने, तो ये वही चीज़ है जो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड का भी एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो CnH2nOn। इसका मतलब अगर CN है तो उसका डबल जो है वो हाइड्रोजन होगा और कार्बन के बराबर ऑक्सीजन होगा। जैसे हमने ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग सिंपली जानते होंगे, C6H12O6 होता है, ठीक है। तो उसमें मतलब कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन उसका डबल 12 और ऑक्सीजन 6, ठीक है, इस तरह से। C3 to C8 ये क्या है, इसमें कार्बन की संख्या बताया है। जो मोनोसेक्राइड जो नेचर में बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं या जिसके बारे में पता है, ठीक है, वो इतने कार्बन के पाए जाते हैं। जो मोनोसेक्राइड है वो कार्बन 3 से शुरू होता है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो मोनोसेक्राइड मतलब कार्बन 3 से और कार्बन 8 तक, ठीक है, 3 कार्बन का मोनोसेक्राइड से 8 कार्बन तक के मोनोसेक्राइड जो है इस नेचर में पाए जाते हैं। दोस्तों ये एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने यहाँ पर हम क्या देखेंगे,
कुछ मोनोसेक्राइड्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे, वो क्या है। जैसे हमने बताया मोनोसेक्राइड क्या है, उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा क्या क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे हमने 3 से 8 कार्बन तक बताया है, तो उसमें हम जो नेचर में बहुत ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं, जो नॉर्मली सब जगह रिएक्शन में हम अब देखते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम थोड़ा उसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो 3 कार्बन से 8 कार्बन तक, तो यहाँ पर हम 3 से 6 कार्बन तक की बात देखेंगे, ठीक है। तो 3 कार्बन का जो आपका होता है 3 कार्बन का शुगर, उसको बोलते हैं डी मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। ये डी और एल क्या है वो बाद में हम आगे बताएंगे। तो 3 कार्बन का जो मोनोसेक्राइड होता है उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये एग्जाम्पल है, जैसे आपसे कोई पूछ सकता है कि 3 कार्बन का मोनोसेक्राइड बताओ, तो क्या है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड देखिए हमने बताया था कि लीनियर स्ट्रक्चर में है, 1 2 3, ये 3 कार्बन है, लीनियर स्ट्रक्चर में है और सभी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये कार्बन इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका आप फार्मूला देखेंगे तो C3H12 C3H6O3 होगा, ठीक है। तो ये 3 कार्बन का मोनोसेक्राइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब यहाँ पे 4 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड हम देखेंगे, तो उसमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इरिथ्रोज और थ्रियोज, ठीक है। इरिथ्रोज एंड थ्रियोज, ये 2 जो हैं वो 4 कार्बन के हैं। ये देखिए इसमें 4 कार्बन है, फार्मूला वही इसी हिसाब से होगा, ठीक है। तो इरिथ्रोज एंड थ्रियोज जो हैं वो 4 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स। अब हम 5 कार्बन वाले देख लेते हैं, राइबोज, अराइबिनोज, जाइलोज एंड लैक्सोज, ठीक है, लैक्सोज है, ठीक है। तो 5 कार्बन के जो मोनोसेक्राइड है उसमें आपका राइबोज है, ये सब देख लीजिए। और इसमें ये भी एक चीज़ है कि इसमें एक कार्बन, आगे हम बताएंगे स्ट्रक्चर में जब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है 5 कार्बन के मोनोसेक्राइड का, राइबोज, अराइबिनोज, जाइलोज एंड लैक्सोज, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो मोनोसेक्राइड पाई जाती है वो 6 कार्बन की होती है, ठीक है। 6 कार्बन के 6 कार्बन के मोनोसेक्राइड सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें आपका, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा आपका ग्लूकोज, आपको पता है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। ये 6 कार्बन का मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज, और ये सब उसी के साथ ही लोग हैं, ठीक है। एल्ड्रोज हो गया, एलोज हो गया, मैनोज हो गया, डी ग्लूकोज हो गया, डी ग्लूकोज हो गया, आयोडोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया एंड टेलोज हो गया। तो दोस्तों इसमें हमने बात करी मोनोसेक्राइड्स की, ठीक है। हमने जैसे कहा कि आज हम सिर्फ मोनोसेक्राइड की बात करेंगे, तो हमने मोनोसेक्राइड क्या होता है ये बताया, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताया, जैसे कि कलरलेस होता है, सॉल्युबल क्रिस्टलाइन होता है, सॉल्युबल वाटर में होता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। स्वीट, इसका टेस्ट जो है स्वीट होता है। इसमें कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ये होता है, CnH2nOn होता है। C3 to C8 के मोनोसेक्राइड बेसिकली नेचर में पाए जाते हैं। ये उसके कुछ एग्जाम्पल है, 3 कार्बन का, फिर 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, और ये 6 कार्बन के जो मोनोसेक्राइड्स हैं उसके कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम मोनोसेक्राइड के बारे में डिटेल में आके डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट बातें उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एल्डोज एंड कीटोज, दोस्तों एल्डोज एंड कीटोज शुगर क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी शुगर्स होती हैं जिसे हम एल्डोज बोलते हैं, ऐसी कौन सी शुगर्स होती हैं जिसको हम कीटोज बोलते हैं, ठीक है। तो इन द ओपन चेन फॉर्म, one of the carbon atom is double bonded to an oxygen atom to form a carbonyl group. Each of the other carbon atom have a hydroxyl group. दोस्तों ये प्रॉपर्टी होती है, ये भी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी बेसिकली सभी शुगर्स की होती है, जो मोनोसेक्राइड शुगर होती है उसमें जो एक कार्बन होता है, ठीक है, एक कार्बन ओपन चेन स्ट्रक्चर में वन ऑफ द कार्बन, मतलब एक कार्बन ऐसा होता है जो डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ। एक कार्बन ऐसा होता है, यहाँ आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। ये फिगर में आप लोग देखिए, इस एग्जाम्पल में ये एक शुगर है, क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है और ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डोज होती है, ठीक है, एल्डोज होता है, एल्डो ट्रायोज है, ट्रायोज इसलिए है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, ठीक है। उसको हम बताएंगे अभी कि कार्बन कितने कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें 3 कार्बन होते हैं इसीलिए ट्रायोज है, और ये एक एल्डोज शुगर है, ठीक है। क्यों एल्डोज है ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिए इसमें एक कार्बन है, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और उसके बचे हुए कार्बन, मतलब इस लाइन का मतलब यही है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है कि एक कार्बन जो होता है उसका डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, आप लोगों को पता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल ग्रुप होता है। बाकी जो बचे हुए कार्बन होते हैं, जैसे 1 2 ये बचे, वो सब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए OH ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, इफ द कार्बोनिल ग्रुप इज एट एन एंड ऑफ द कार्बन चेन दैट इज इन द एल्डिहाइड ग्रुप द मोनोसेक्राइड इज एन एल्डोज। इफ द कार्बोनिल ग्रुप इज एट एनी अदर पोजीशन इन अ कीटोन ग्रुप द मोनोसेक्राइड इज कीटोज। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोगों को समझने मतलब पढ़ के थोड़ा समझ में आ गया होगा कि एल्डोज और कीटोज क्या होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि स्ट्रक्चर में इसका क्या है कि एक कार्बन होता है ऑक्सीजन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के थ्रू, जिसको कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये और बाकी ये कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़े होते हैं, ये और ये। ठीक है, अब ये बताया कि ये कार्बोनिल ग्रुप पे कंसंट्रेट करना है। एल्डोज और कीटोज को समझने के लिए आपको इसी कार्बोनिल ग्रुप पे कंसंट्रेट करना है कि ये जो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है, अगर ये एंड में है, देख रहे हैं ये 3 कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, अगर ये एंड में है, ठीक है, एक ही एंड पे, इस साइड हो चाहे इस साइड हो, वो स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अगर इस साइड करोगे तो ये चीज़ उस साइड हो जाएगी। ठीक है, एंड में लास्ट वाले किसी भी लास्ट वाले कार्बन पे अगर कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, अगर कार्बोनिल ग्रुप किसी भी लास्ट वाले कार्बन पे है तो जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, अगर लास्ट वाले पे हमने ये लगा दिया, ये H है, तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा C डबल बॉन्ड O H जो होता है ये एल्डिहाइड स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये पूरा है, मैं इस पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया एल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर कार्बोनिल ग्रुप एंड में है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है और ऐसी शुगर को एल्डोज शुगर बोलते हैं। और यही कार्बोनिल ग्रुप अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को फोकस करिए, देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप एंड वाले पे नहीं, इस कार्बन पे नहीं है, इस कार्बन पे नहीं, मतलब बीच में है, कहीं एंड से हट के बीच के किसी भी कार्बन पे अगर कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो बना, अब इस स्ट्रक्चर को आप लोग समझिए, इस कार्बन को फोकस करिए, तो ये कीटोन ग्रुप बना रहा है। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप बना रहा है। कीटोन का यही होता है ना, R, ये सब पूरा R कंसीडर करो, ये भी पूरा R है, RCOR। ठीक है, तो ये कीटोन ग्रुप बना रहा है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, अगर बीच वाले किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कीटोज शुगर। ठीक है, अब आप लोगों को एल्डोज और कीटोज समझ में आ गया होगा। अगर जो डबल बॉन्ड है, हमने सिंपल लैंग्वेज में बताया कि शुगर्स में, मोनोसेक्राइड्स में एक कार्बन जो होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, उसको बोलते हैं कीटोन, मतलब हाँ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और बचे हुए कार्बन जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। ये दोनों देखिए, मतलब ये दोनों कार्बन देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़े। अब ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये अगर एंड में है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड कहीं भी, मतलब एंड में है, ठीक है, तो वो एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है और ऐसी शुगर को हम एल्डोज शुगर बोलते हैं। अगर यही कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, सेंटर में है, एंड में ना होकर के किसी सेंटर में है कार्बोनिल कार्बन, तब वो कीटोन ग्रुप बनाता है और ऐसी शुगर को हम कीटोज शुगर कहते हैं। ठीक है, ये बातें आप समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखिए, ये 3 कार्बन की एल्डोज शुगर है, ये 3 कार्बन की, कार्बन नंबर उतने हैं, कीटोज शुगर है। ठीक है, तो जो 3 कार्बन की एल्डोज शुगर होती है उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, या फिर एल्डो ट्रायोज। एल्डो 3 कार्बन की जो एल्डिहाइड, मतलब हाँ एल्डो शुगर है, उसको 3 कार्बन है इसलिए ट्रायोज है। ठीक है, और एल्डिहाइड ग्रुप वाला है, ठीक है, मतलब कार्बन ग्रुप एंड में है इसलिए एल्डो ट्रायोज है। तो 3 कार्बन की जो एल्डो शुगर होती है उसको ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। अब ये 3 कार्बन की कीटो शुगर है, कीटो मतलब क्योंकि इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो बीच में है इसलिए कीटो शुगर है, कीटोज शुगर है, इसलिए इसको कीटो ट्रायोज बोलते हैं। जैसे यहाँ एल्डो ट्रायोज वैसे ही कीटो ट्रायोज, और कीटो ट्रायोज जो होती है उसका नाम है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 6 कार्बन का हम देख लेते हैं। 6 कार्बन की एल्डोज शुगर, यहाँ पर देखिए कार्बोनिल ग्रुप एंड में है, लास्ट वाले कार्बन पे है इसलिए ये एल्डो शुगर है, और 6 कार्बन है इसलिए एल्डो हेक्सोज। हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोज, और एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है, मतलब लास्ट वाले कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप है तो इसलिए एल्डो हेक्सोज, और इसका क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ऐसे ही फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में इतना ही अंतर है, दोनों 6 कार्बन के हैं, बट ये एक एल्डोज शुगर है, दूसरी कीटोज शुगर है, मतलब एक एल्डो हेक्सोज है, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इतना ही अंतर है कि ग्लूकोज जो होता है वो आपका एल्डो हेक्सोज होता है। ठीक है, एल्डोज शुगर है 6 कार्बन, और फ्रक्टोज जो होता है वो कीटो हेक्सोज होता है। ठीक है, 6 कार्बन की कीटोज शुगर है। ठीक है, अब आप लोग एल्डोज और कीटोज को हमने इतना स्ट्रेस दिया, हमने इतना टाइम लिया इसको समझाने में, ताकि आप लोगों को अच्छे से एल्डो और कीटो फॉर्म समझ में आ जाए, एल्डो और कीटो शुगर को आप समझ पाए। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये सिंपली क्या है कि नंबर, कितने नंबर हमने जैसे बताया कि कार्बन 3 से कार्बन 8 तक के मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं नेचर में। ठीक है, तो उसमें अगर नंबर
3 कार्बन है, जैसे इसमें 3 कार्बन है तो उसको ट्रायोज बोलते हैं, अगर 4 कार्बन है तो टेट्रोज बोलते हैं, अगर 5 कार्बन है तो पेंटोज, 6 कार्बन है तो हेक्सोज। जैसे यहाँ पर हमने ट्रायोज, ये 3 कार्बन के शुगर का एग्जाम्पल देखा, और 6 कार्बन का देखा, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 कार्बन के हैं, इसलिए ये हेक्सोज हैं। अगर 7 कार्बन रहेगा तो हेप्टोज, 8 कार्बन रहता है तो उसको ऑक्टोज बोलते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को एल्डोज और कीटोज शुगर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, उसका स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, इस स्लाइड में देखेंगे कि स्टीरियो आइसोमर ऑफ शुगर, शुगर के स्टीरियो आइसोमर क्या होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आइसोमेरिज्म से, स्टीरियो आइसोमर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसकी प्रॉपर्टी से आते हैं, इसके रिएक्शन से आते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर ऑफ शुगर हम इसमें देखेंगे कि जो शुगर है वो उसके कितने स्टीरियो आइसोमर हैं और क्यों स्टीरियो आइसोमर बनाते हैं। स्टीरियो आइसोमर का कॉन्सेप्ट हमने आपको अमाइनो एसिड में भी पढ़ाया था, बताया था। अगर आप लोग इसके पहले के वीडियो को हमारे देखेंगे अमाइनो एसिड वाला, तो आप वहाँ पर भी हमने स्टीरियो, क्योंकि अमाइनो एसिड भी स्टीरियो आइसोमर बनाते हैं, वहाँ भी बताया था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। तो क्या है कि ऑल द मोनोसेक्राइड्स एक्सेप्ट डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन क्या है, ये वाला हमने ये बताया, 3 कार्बन की कीटोज शुगर जो है वो डाईहाइड्रॉक्सी है, एसीटोन है, ठीक है। तो ऑल मोनोसेक्राइड, सभी मोनोसेक्राइड सिर्फ डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन को छोड़ करके कंटेन 1 और मोर एसिमेट्रिक कायरल कार्बन एटम एंड दस अकर इन ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म। दोस्तों ऑप्टिकल एक्टिव क्या है, आइसोमेरिक फॉर्म, ऑप्टिकल एक्टिव क्या है, ठीक है। ये हमने आपको अमीनो एसिड वाले में भी डिटेल में अच्छे से समझाया था, फिर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं उसमें डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन को छोड़ करके सब में क्या होता है, एट लीस्ट, ठीक है, कम से कम एक या एक से अधिक कार्बन उसका एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक मतलब कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन क्या है, हमने ये चीज़ वहाँ भी बताई थी, फिर से बता रहा हूँ। ऐसा कार्बन, ठीक है, अब यहाँ पर आप फोकस करिए इस स्ट्रक्चर पर। ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से, आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो वो अगर कोई भी कार्बन अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन देखिए, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे CH2H मतलब कि एल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कार्बन को आप कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी मोनोसेक्राइड हैं सिर्फ डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन को छोड़ करके सब में एक या एक से अधिक कायरल कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। द सिंपलेस्ट एल्डोज ग्लिसरल्डिहाइड, ये ग्लिसरल्डिहाइड है, कंटेन 1 कायरल सेंटर, ठीक है। ये ग्लिसरल्डिहाइड ये सबसे सिंपल शुगर है, सबसे सिंपल एल्डोज शुगर होती है, एल्डोज क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, ठीक है। तो सबसे सिंपल शुगर होती है ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। इसमें एक कायरल सेंटर होता है, ये एक देखिए, यहाँ पे कार्बन तो 3 है, बट ये और ये वाले ऊपर का और नीचे का कार्बन जो है ये कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से नहीं जुड़े हुए। बीच का कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कायरल सेंटर है, ठीक है। देयरफॉर हैज़ 2 डिफरेंट इनेंशियम, ठीक है। सिंपलेस्ट एल्डोज ग्लिसरल्डिहाइड कंटेन 1 कायरल सेंटर एंड देयरफॉर हैज़ 2 डिफरेंट इनेंशियमर, ठीक है। अब जितने कायरल कार्बन हैं किसी भी शुगर में, अगर एक कायरल कार्बन है तो कितने इनेंशियोमर या ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, ये एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ठीक है। 2 के पावर n, ठीक है। 2 के पावर इन जनरल मॉलिक्यूल विथ कायरल सेंटर कैन हैव 2 के पावर n स्टीरियो आइसोमर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अगर किसी भी कंपाउंड में, जैसे कि हमने ग्लिसरल्डिहाइड की बात करी, एक कायरल कार्बन है, ठीक है, एक कायरल कार्बन है, तो यहाँ पर 1 रखिए, 2 के पावर n कितना होता है 1, ठीक है। इस 2 के पावर 1 होता है 2, ठीक है। तो इसके 2 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड के 2 स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल में दिए गए हैं, ठीक है। ये आपका, और दोनों को क्या बोलते हैं, मतलब एक को D बोलते हैं, एक को L बोलते हैं, ठीक है। D किसको बोलते हैं, D इसको बोलते हैं जिसमें देखिए कार्बन है, इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से फोकस करिए, जिस कार्बन में OH जो है राइट साइड होता है, ठीक। बाकी स्ट्रक्चर पूरा सेम है, देखो इसमें एल्डिहाइड ऊपर है, एल्डिहाइड ऊपर है, CH2O नीचे है, CH2H नीचे है, ठीक है। यही
इस कार्बन पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है डिफरेंट है। अगर OH ग्रुप राइट साइड में है तो D ग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है इसमें देखिए तो L ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन उसके मतलब 2 के पावर n जो होता है उतने इनेंशियोमर या स्टीरियो आइसोमर पाए जाते हैं, उसके पॉसिबल हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक ही कायरल कार्बन है इसलिए 2 स्टीरियो आइसोमर, एक और एक, ये देखिए D ग्लिसरॉल्डिहाइड और L ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड में दो, वही चीज़ बताया गया है, 2 कार्बन है, सॉरी एक कायरल कार्बन है तो 2 n की जगह पर हम 1 रखेंगे, 2 आ गया। तो एल्डोहेक्सोज विथ 4 का कायरल सेंटर है 2 की पावर 4 16 स्टीरियो। और इसमें बताया कि एल्डोहेक्सोज जो ग्लूकोज होते हैं, एल्डोहेक्सोज मतलब हेक्सोज मतलब 6 कार्बन की जो शुगर होती है, जो 6 कार्बन की शुगर्स होती हैं उसमें 4 कायरल सेंटर होता है, 4 कायरल कार्बन होता है, इसलिए उसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर जो बनेंगे वो 2 की पावर अगर हम 4 करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। ठीक है, अब हमने बताया, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे हेक्सोज की, ग्लूकोज की बात करेंगे। ठीक है, हमने बताया जितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर उतना का मतलब 2 के पावर उतना कर दो। ठीक है, यह नंबर जैसे हमने 4 होता है ग्लूकोज में 4 कार्बन ऐसा है जो कायरल कार्बन होता है, तो 2 के पावर 4 करो, 2 के पावर 4 इक्वल टू 16 होता है। तो जो ग्लूकोज होता है या फिर जो 6 कार्बन की शुगर होती हैं उनके टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। 16 में क्या होता है, 8 जो है D होंगे, 8 L होंगे। ठीक है, D और L क्या होता है, ये चीज़ें हमने अपने अमाइनो एसिड पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, पिछले मतलब इसके पहले के वीडियो में। अभी आप अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ भी अच्छे से समझ सकते हैं कि D जो है उसमें राइट साइड OH होता है और L में लेफ्ट साइड OH होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे हमें बताया कि जो 6 कार्बन की शुगर होती है उसमें 4 कायरल सेंटर होते हैं और 4 कायरल सेंटर होने की वजह से टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। 16 स्टीरियो आइसोमर में 8 L हैं और 8 D हैं। ठीक है, ये 8 जो है वो शुगर के 6 कार्बन की शुगर के 8 L आइसोमर है और ये 8 D आइसोमर है। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो 6 कार्बन की शुगर होती हैं उसमें 4 कायरल कार्बन होता है, टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। उन 16 स्टीरियो आइसोमर्स में 8 जो होते हैं L होते हैं और 8 जो होते हैं D होते हैं। तो दोस्तों अब ये इम्पॉर्टेंट यहाँ है ये जानना है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सी शुगर D है, कौन सी शुगर L है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 कार्बन के शुगर जो हैं उसके 16 स्टीरियो आइसोमर होते हैं, 16 के स्ट्रक्चर हमने दिया है, 8 ये हैं L और ये 8 हैं D। तो हम सबसे यहाँ ग्लूकोज को देखते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, आप इस पर फोकस करिए। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब हम बताते हैं कि कैसे, जैसे देखिए कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये L शुगर है या D शुगर है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे आप पता करोगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रट के आप स्ट्रक्चर सब याद नहीं कर सकते। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ गए कि DL कैसे बनता है तो आप बाद में भी स्ट्रक्चर इसका बना लोगे, ईजी हो जाएगा। यहाँ पर एक कार्बन था। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इस कार्बन पे अगर OH दाहिने साइड है तो D हो गया, अगर इस कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो मतलब L हो गया। ठीक है, ये D ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, ये L ग्लिसरॉल्डिहाइड। बट अगर यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि 1 2 6 कार्बन है टोटल। ठीक है, 4 कायरल कार्बन है। अगर आप जैसे इसमें इसको और इसको अगर छोड़ दे रहे थे तो उस हिसाब से इसको और लास्ट वाले पहले ऊपर और नीचे वाले कार्बन को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, इसमें ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ऊपर का और नीचे का कार्बन अगर हम छोड़ दें तो 4 कायरल कार्बन बनते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कायरल कार्बन। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये D है कि, तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहला मतलब कैसे आप जानोगे D और L है, तो उसमें 2-3 बातें हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, फोकस करिए, कार्बोनिल ग्रुप कहाँ है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप फोकस करिए, ये है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब इस कार्बोनिल ग्रुप्स को, ठीक है, इस कार्बोनिल ग्रुप से पहला पॉइंट आप क्या करोगे, कार्बोनिल ग्रुप को देखना है कहाँ है, ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब इस कार्बोनिल ग्रुप से दूसरा पॉइंट क्या है, सबसे दूर जो कायरल कार्बन है। ठीक है, तो इस कार्बोनिल ग्रुप से, ठीक है, ये कायरल कार्बन है, ये नज़दीक है, उससे दूर ये कायरल कार्बन, उससे दूर ये कायरल कार्बन,
उससे भी दूर ये कायरल कार्बन, मतलब सबसे दूर जो कायरल कार्बन है वो ये वाला है, ठीक है, 5वां कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो कार्बोनिल ग्रुप को फोकस करना है। अब कार्बोनिल ग्रुप से सबसे दूर जो कायरल कार्बन है उसको फोकस करना है। और दोस्तों उसको बोलते हैं, जो सबसे दूर कायरल कार्बन होता है कार्बोनिल ग्रुप के, उसको बोलते हैं रेफरेंस सेंटर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, यही 2-3 बात है यार, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप से जो सबसे दूर कायरल कार्बन होता है ये वाला कार्बन, ठीक है, उसको बोलते हैं रेफरेंस सेंटर। तो दोस्तों हमें उसे रेफरेंस सेंटर पे देखना होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप दाहिने साइड है या लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि चाहे कितनी बड़ी शुगर हो, चाहे कितनी बड़ी मोनोसेक्राइड हो, 3 कार्बन की, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, आप पता कर लोगे कि डी है या एल है, ठीक है। कैसे करोगे ये आप समझ गए हो। कार्बोनिल ग्रुप देखना है, कार्बोनिल ग्रुप से सबसे दूर जो कायरल कार्बन है उसको देखना है, उसको बोलते हैं रेफरेंस सेंटर। अब उसी कार्बन पे अगर OH ग्रुप राइट साइड है, ठीक है, इसमें देखिए OH ग्रुप राइट साइड है, तो डी शुगर देखिए, डी ग्लूकोज है ना, डी ग्लूकोज है ना, ठीक है। अब यही सेम अगर इसी पर सबसे रेफरेंस सेंटर जिसको बोलते हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप से सबसे दूर होता है कायरल कार्बन, जिसको रेफरेंस सेंटर बोलते हैं, उस पर OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो उसको एल शुगर बोलते हैं। अब यही डी ग्लूकोज है, अब मैं आपको डी एल ग्लूकोज दिखा देता हूँ। एल ग्लूकोज कहाँ है, ठीक है, ये एल ग्लूकोज है, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, ये डी ग्लूकोज है और ये एल ग्लूकोज है, इस दोनों को अगर कंपेयर करें ध्यान से, तो इसमें आप देखते हैं, इसमें देखिए रेफरेंस सेंटर में इसको एलओ भी किया है, ठीक है। ये कार्बोनिल ग्रुप है, सबसे दूर वाला कार्बन, ये कार्बन आपका है यहाँ पर, ठीक है, ये कार्बन है सबसे दूर रेफरेंस सेंटर। इस रेफरेंस सेंटर में OH देख रहे हैं आप, OH जो है वो लेफ्ट साइड है, ठीक है, इसमें OH कहाँ है, वो राइट साइड है। तो OH अगर राइट साइड है तो डी शुगर हो गई, मतलब डी आइसोमर, और OH अगर लेफ्ट साइड है तो एल आइसोमर। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे, इस स्लाइड में हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करी, स्टीरियो आइसोमर्स की बात करी, जो मोनोसेक्राइड्स की। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि सभी शुगर्स में जो होता है, सिर्फ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ करके सब में एक या एक से अधिक कायरल कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है, एक बात हो गई। और जो जितने कायरल कार्बन होते हैं उसका 2 की पावर नंबर कर दो, जैसे कि 1 है तो 2 की पावर 1, 2 कायरल कार्बन है तो 2 की पावर 2, 4 है तो 2 की पावर 4, तो उतने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, उतने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, शुगर के मतलब बनते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, इन सबको मैं क्लियर करूंगा जब आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आप लोग ध्यान से समझिए कि जितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2 के पावर उतना कर दो तो उतने स्टीरियो आइसोमर बनते हैं शुगर के। तो यहाँ पर हमने 3 कार्बन के शुगर में एक कार्बन होता है कायरल, तो उसके 2 स्टीरियो आइसोमर है जो हमने दिखा दिया, डी और एल। और 6 कार्बन में की शुगर जब होगी तो उसमें 4 कायरल कार्बन होते हैं, तो उसके 2 के पावर 4 करोगे तो टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे। और 16 के स्ट्रक्चर यहाँ पर हैं, इसे आप लोग बनाइए अपने पेन कापी पे, तो आप समझ जाओगे इसको। और कैसे रेफरेंस सेंटर डिसाइड करते हैं, कैसे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा डी है, ये चीज़ भी हमने बता दिया। तो इस स्लाइड के माध्यम से आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ शुगर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर को आप कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक रिप्रेजेंटेशन की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसको क्यों करते हैं उसका रीजन होता है। लेकिन यहाँ पर हम सिंपली देखेंगे कि कितने टाइप से शुगर के स्टीरियो आइसोमर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोस्तों ये एक डायग्राम है, ये एक फिगर है, इस पर फोकस करना है आप लोगों को। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर को आप टोटल 3 टाइप का, ठीक है, 3 टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देखिए, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये टाइप का स्ट्रक्चर है और ये टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर को आप 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, ये वाला, पहले हम इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, बॉल एंड स्टिक मॉडल, ठीक है। ये क्या है, बॉल्स एंड स्टिक मॉडल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनको बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, OH है, CH2H है, ये जो कार्बन, मतलब जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, ठीक है, उनको बॉल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको स्टिक से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए बॉल एंड स्टिक मॉडल है। ये देखिए, ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है, ये उसी का। और फिर दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये वाला, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। ये है फिशर प्रोजेक्शन, इसकी भी अपनी प्रॉपर्टी होती है, इसमें बॉन्ड एंगल सब चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देखिए कि कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है, इसमें क्या है आप समझ गए कि बॉल क्या होता है, स्टिक क्या होता है।
दूसरा रिप्रेजेंटेशन है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, सिंपल एक लाइन के थ्रू आप बॉन्ड को दिखाते हैं, ग्रुप को उसको लिखते हैं, फार्मूला जो भी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये याद रखने वाली बात है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स है। हॉरिजॉन्टल बॉन्ड जो होते हैं वो आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, ठीक है। इन प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन आप समझते हो जैसे ऐसे, ठीक है। आउट ऑफ द प्लेन होते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होते हैं, और ये वीवर, जैसे अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो ये हमारी तरफ होते हैं, ठीक है, हमारी तरफ ऐसे बॉन्ड निकले होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन। और जो वर्टिकल बॉन्ड्स होते हैं ये हमारी उस साइड, दूसरी साइड, ठीक है, हमारे उल्टी साइड में ये होते हैं, ठीक है। वर्टिकल बॉन्ड्स हमारी उल्टी साइड में भी, ये भी आउट ऑफ द प्लेन होते हैं बट हमारी उल्टी साइड में, ठीक है, दूसरी साइड में। और जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होते हैं वो आउट ऑफ द प्लेन होते हैं बट वीवर्स की साइड में, जो देख रहा होता है उसकी साइड में होते हैं, ठीक है। और तीसरा रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ये है पर्सपेक्टिव फार्मूला, ठीक है। इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो आउटसाइड, देखिए इस पूरी लाइन को आप ध्यान देखिए बॉन्ड को, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बाहर की साइड मोटी फिर कार्बन की तरफ पतली होती जाती है, और जो वर्टिकल्स लाइन है वो कार्बन की तरफ मोटी और बाहर की साइड पतली हो जाती है। तो ये तीन टाइप से हम स्टीरियो आइसोमर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बॉल एंड स्टिक मॉडल, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, पर्सपेक्टिव फार्मूला, ठीक है। दोस्तों शुगर के केस में अब हम जो बात करने जा रहे हैं ईपीमर्स की, ठीक है। ईपीमर्स क्या होते हैं, तो ईपीमर्स, एनोमर्स, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिससे डायरेक्ट एग्जाम में इसके बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईपीमर क्या है, एनोमर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो अगर आपने आज ईपीमर एनोमर समझ लिया तो बहुत मतलब आपने कुछ गेन किया है, ठीक है, क्या होते हैं कैसे। और ये ईपीमर एनोमर ऐसी चीज़ है जिसमें हर कोई कन्फ्यूज रहता है, ठीक है, काफ़ी मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता, ठीक है। हमें खुद जाके मास्टर्स में या फिर मास्टर के बाद जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उस टाइम समझ में आया कि ईपीमर क्या होता है, एनोमर्स क्या होता है, ईपीमर एनोमर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को सिंपली समझाएंगे और आप लोग, हमें उम्मीद है कि समझ जाओगे, ठीक है, कि ईपीमर्स क्या होते हैं। एक एक लाइन को समझना, हमको फॉलो करना कि हम क्या क्या रहे हैं उस पर फोकस करना, आप लोग समझ जाओगे कि ईपीमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या है, टू शुगर दैट डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड वन कार्बन एटम आर कॉल्ड ईपीमर, ठीक है। कोई भी दो शुगर, ठीक है, कोई भी दो शुगर दैट डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड वन कार्बन एटम आर कॉल्ड ईपीमर्स, ठीक है। ईपीमर्स क्या होते हैं, ऐसी कोई दो शुगर जो एक कार्बन, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के अराउंड जो उनका कॉन्फ़िगरेशन बॉन्डिंग है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज विच डिफर ओनली इन द स्टीरियो केमिस्ट्री एट C2, ठीक है। तो जो डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज होता है ये एक दूसरे के क्या है, ईपीमर। इसमें क्या होता है, कार्बन नंबर 2 पे इनकी केमिस्ट्री डिफरेंट होती है, ठीक है। और डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज जिनकी कार्बन नंबर 6 पे इनकी केमिस्ट्री डिफरेंट होती है। अब आप इस फिगर्स के हिसाब से समझिए, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज है, सेंटर में ग्लूकोज है, इधर गैलेक्टोज है, इधर मैनोज है, ठीक है। ये मैनोज है, ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है। ये सब आपस में क्या है, 6 कार्बन की शुगर के स्टीरियो आइसोमर है। इसकी पहले स्लाइड में हमने समझाया कि स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, और 6 कार्बन की जो शुगर होती है उसके टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर आपने देखे। तो उसी 16 में से ये लोग आपस में हैं, तो ये लोग आपस में क्या है, स्टीरियो आइसोमर है, ठीक है। ये लोग आपस में स्टीरियो आइसोमर है, बट उसमें स्टीरियो आइसोमर में ये लोग ईपीमर है। ईपीमर क्यों है, क्योंकि हमने बताया कि ये एक कार्बन पे इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बस टोटल पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। एक कार्बन पे सिर्फ एक कार्बन के इनकी केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट होगी, मतलब जो बॉन्ड है वो आपस में उल्टा, मतलब एक दूसरे से अपोजिट रहेंगे, ठीक है। अब आप फोकस करिए ग्लूकोज पर, ठीक है, ये ग्लूकोज है। अब इसके C2 कार्बन पे फोकस करिए, ये C2 कार्बन की नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप C2 कार्बन पे फोकस करिए, ये C2 कार्बन है, और इसका मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री देखिए, बॉन्डिंग देखिए, तो इस कार्बन से OH ग्रुप जो है वो राइट साइड है, ठीक है। अब इस मैनोज को फोकस करिए, मैनोज और ग्लूकोज में कंपेयर करिए आप, तो आप देखोगे इसका पूरा स्ट्रक्चर एकदम सेम है। सिर्फ C2 कार्बन, ये है C2 कार्बन, ये है इसका C2 कार्बन, सिर्फ ये C2 कार्बन पे इनका जो हाइड्रोजन, मतलब OH और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। इसमें देखिए राइट साइड OH है, इसमें लेफ्ट साइड OH है, इसलिए ये एक दूसरे की क्या है, ईपीमर्स। ऐसे ही आप अगर आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज के पूरे स्ट्रक्चर को फोकस करिए,
और गैलेक्टोज को पूरे स्ट्रक्चर को फोकस करिए, आप अच्छे से ध्यान से समझिए। तो इसमें आपको समझ में आएगा कि कार्बन नंबर 4 चौथा कार्बन जो है, कार्बन नंबर 4 जो है, ठीक है, ये दोनों का स्ट्रक्चर देखिए। तो कार्बन नंबर 4 जो है, सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। इसमें कार्बन नंबर 4 पे OH इस साइड है, इसमें कार्बन नंबर 4 पे OH इस साइड है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ईपीमर्स क्या होता है अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि मैनोज और ग्लूकोज ये एक दूसरे के ईपीमर हैं, बट और ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये एक दूसरे के ईपीमर हैं, बट मैनोज और गैलेक्टोज एक दूसरे का ईपीमर नहीं है, क्योंकि ये इनका स्ट्रक्चर 2 कार्बन पे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ C2 पे और C4 पे, ठीक है। तो मैनोज जो है वो गैलेक्टोज का ईपीमर नहीं है, मैनोज जो है वो ग्लूकोज का ईपीमर है, और ग्लूकोज जो है वो गैलेक्टोज का ईपीमर है। ये ग्लूकोज मैनोज का ईपीमर है, ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ ईपीमर है, ठीक है। बट मैनोज गैलेक्टोज एक दूसरे के ईपीमर नहीं है। दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा कि ईपीमर क्या है। ईपीमर का मतलब ऐसी कोई 2 शुगर जो सिर्फ एक कार्बन पे उनका स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब बॉन्डिंग जो है डिफरेंट होती है एक कार्बन पे, ठीक है। जैसे यहाँ C2 पे डिफर है ग्लूकोज का, C2 पे डिफर है मैनोज से, इसलिए ग्लूकोज मैनोज आप ईपीमर है। और ग्लूकोज का गैलेक्टोज के C4 पे उनकी केमिस्ट्री डिफरेंट है, बॉन्डिंग डिफरेंट है, इसलिए ये एक दूसरे के ईपीमर। दोस्तों अब आप लोग समझ में आ गया होगा कि ईपीमर क्या है। अब ऐसे ही हम समझाएंगे एनोमर, तो आप लोग समझ जाओगे एनोमर क्या होता है। ईपीमर एनोमर में आप लोग डिफरेंस भी जान जाओगे, ठीक है। पहली बात तो ईपीमर एनोमर एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें भी एक कार्बन पे ही एक दूसरे का मतलब बॉन्डिंग डिफरेंट होती है, ग्रुप डिफरेंट होते हैं, बट वो कार्बन जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट कार्बन होता है, उसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग समझ गए कि ईपीमर क्या है। अब हम एनोमर समझने से पहले आपको समझना होगा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर शुगर का जो बनता है वो कैसे बनता है। जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो आप एनोमर को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। जो एक्वस सोल्यूशन में वैसे नहीं, ठीक है। इन एक्वस सोल्यूशन एल्डोटेट्रोज एंड ऑल मोनोसैकेराइड्स with 5 or more carbon atom in the backbone occur predominantly as cyclic structure in which the carbonyl group has formed a covalent bond with the oxygen of hydroxyl group, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक्वस सोल्यूशन में वैसे नहीं, ठीक है, ड्राई फॉर्म में नहीं, एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी में एल्डोट्राइओज मतलब 4 कार्बन की एल्डोज शुगर, ठीक है। इसके पहले हमने बताया था कि 4 कार्बन से बाद की जितनी शुगर होती है वो साइक्लिक फॉर्म बनाती हैं, बट यहाँ पे एल्डोट्राइओज भी बताया गया, ठीक है। मतलब एल्डोट्राइओज, कीटोट्राइओज नहीं, सिर्फ एल्डोट्राइओज, ठीक है। एल्डोट्राइओज और इससे ज़्यादा की संख्या के मतलब 5 या 5 से अधिक की जो कार्बन की शुगर होती हैं एक्वस सोल्यूशन में मतलब पानी में जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कार्बोनिल ग्रुप, जो कार्बोनिल ग्रुप हमने बताया, ठीक है, वो होता है वो एक किसी कार्बन से, लास्ट के कार्बन से, देखेंगे किस कार्बन से, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, बॉन्ड विद ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है और पूरा स्ट्रक्चर साइक्लिक हो जाता है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, पहले इसको देखिए, ठीक है। ये डी ग्लूकोज है, ठीक है, ये डी ग्लूकोज है, कैसे ये इसका साइक्लिक फॉर्म बनाता है ये आप देखिए। डी ग्लूकोज है, उसका ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। 1 कार्बन पे आप देखो सबसे ऊपर वाले कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप है, इसीलिए ये एल्डो है, एल्डोहेक्सोज है, ठीक है, एल्डिहाइड वाली शुगर है, एल्डोहेक्सोज है, डी ग्लूकोज इसीलिए, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि यही कार्बन, हमने बताया कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देखिए ये पहले कार्बन का कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, 5वें कार्बन के OH ग्रुप से बॉन्ड बनाता है, OH से ग्रुप बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन है, आप देखिए ये आपका पहला कार्बन है, अब इसको साइक्लिक फॉर्म में दिखाया गया, आप ध्यान से देखिए ये पहला कार्बन है, देखिए H और C डबल बॉन्ड वो है, H और C डबल बॉन्ड वो है, बाकी ये दूसरा कार्बन देखिए अच्छे से, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पाँचवा कार्बन, पाँचवें, ये छठवां कार्बन बाहर है 5वें कार्बन के OH से, ठीक है, ये 5वें कार्बन का OH है, ये पहले कार्बन का, ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, आपस में रिएक्शन करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ पे H2, ये H और एक ऑक्सीजन, मतलब यहाँ का OH, यहाँ का H, ठीक है,
ये आपस में H2O बन करके निकल जाएंगे और ये आपस में बॉन्ड बना लेगा, इसलिए ठीक है ये ऐसा और ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये दो है, इसको हम आगे समझाएंगे। मैं एनोमरिज्म जब मैं बता रहा एनोमर क्या होते हैं वो हम बताएंगे ये दो क्यों है। ठीक है, ये और इसमें जो डिफरेंस है वो हम बताएंगे एनोमर में। ठीक है, तो आप लोग साइक्लिक फॉर्म समझ चुके होंगे कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बन के, ठीक है, ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो उसमें पहला कार्बन जो है, ठीक है, पहला कार्बन का कार्बोनिल ग्रुप पांचवें कार्बन के OH ग्रुप से आपस में रिएक्शन करता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये दोनों आपस में ऑक्सीजन के बॉन्ड से जुड़, ईथर बॉन्ड, ये आपको पता है ईथर बॉन्ड होता है O से। ठीक है, ये पूरा R हो गया, ये पूरा R हो गया। ठीक है, ROR, तो ईथर ग्रुप है वो। ठीक है, तो ईथर ग्रुप बना लेता है। ठीक है, ROR बना लेता है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप लोगों को दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली क्या कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बना है वो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच बना है। ठीक है, ये ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये ग्रुप क्या है, एल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और एल्कोहल के बीच में रिएक्शन हुई है। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन को, मैकेनिज्म को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर था जो आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हुए आप देखा, और ये एल्कोहल ग्रुप हो गया जैसे भाई यहाँ पर था OH, वैसे ही OH है। ठीक है, ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो मतलब इसका फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है उसको बोलते हैं एसिटल। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है एसिटल। बस एसिटल के बीच में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी इसलिए क्योंकि ये एसिटल का इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटरमीडिएट आप केमिस्ट्री में देखे कोई भी इंटरमीडिएट होता है जो प्रोडक्ट, उसमें आधी प्रॉपर्टी इसकी होती है, आधी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट्स की होती है। मतलब वो पूरी तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट पूरी तरह से बना नहीं होता और रिएक्टेंट्स पूरी तरह से उसको मतलब रिएक्टेंट से आगे निकल चुका होता है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का एक स्टेट होती है जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट स्टेट को हेमी एसिटल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ये कीटोन शुगर का देख लीजिए आप, ये एल्डिहाइड वाली शुगर थी, ये कीटोन वाली शुगर थी। ठीक है, ये कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O, ये भी एल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो कीटल बनाएगा। जैसे अगर कीटोन शुगर है तो कीटल बनाता है, एल्डिहाइड वाली शुगर है तो एसिटल बनाता है, और एल्डिहाइड वाली शुगर है एल्कोहल से रिएक्ट करेगी तो जो इंटरमीडिएट है वो हेमी एसिटल बनाता है, और कीटोन वाली शुगर है एल्कोहल से रिएक्ट करेगी तो जो इंटरमीडिएट है हेमी कीटल बनाता है। तो बीच वाला जो है वो हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म बनते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर क्या है, RCOH, OR के साथ H लगा हुआ है। ठीक है, और एसिटल तब हो जाएगा जब OH ये भी OR बन जाएगा। ठीक है, दो OR कार्बन से दो OR ग्रुप अगर जुड़ गए, ठीक है, ये देखिए OR तो ये पूरा एसिटल हो गया। तो हमें हेमी एसिटल और हेमी कीटल पे फोकस करना है। ठीक है, आप समझ गए कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आप समझ गए कि एल्डिहाइड एल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में हेमी एसिटल और हेमी कीटल बनता है। तो हेमी एसिटल हेमी कीटल का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। आप इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को इस हेमी एसिटल से कंपेयर करिए। इस पूरे को R मान लीजिए। ठीक है, ये कार्बन हो गया, इससे H जुड़ा हुआ है, इससे OH जुड़ा हुआ है, और ये OR है। ठीक है, ये O के साथ ये पूरा ग्रुप R है, ये कार्बन के साथ पूरा ग्रुप R है। ठीक है, ये R। ठीक, मतलब इस ग्रुप से ये ग्रुप पूरी तरह से मिल रहा है, मतलब कि हेमी एसिटल बनाते हैं। ठीक है, जब शुगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद आपका हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म बनता है। हेमी एसिटल तब बनेगा जब एल्डिहाइड वाली शुगर होगी, एल्डो शुगर होगी। हेमी कीटल तब बनेगा जब कीटोज वाली शुगर होगी। ठीक है, कीटोज शुगर होगी। ठीक है, अब अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो आगे आप समझ जाओगे कि एनोमर्स क्या होते हैं। एपीमर आप समझ चुके हैं क्या होते हैं, एक कार्बन पे उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, सिर्फ एक कार्बन। ऐसे ही एनोमर क्या होता है, उसका भी सिर्फ एक ही कार्बन पर चेंज होता है, बट वो कार्बन थोड़ा स्पेसिफिक होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, वो इससे रिलेटेड है, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो उसको हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, एनोमर्स। अब आप फोकस करिए कि एनोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसकी डिफिनेशन पहले हम देखेंगे, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे एनोमर्स। ठीक है, तो आइसोमरिक फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड दैट डिफर ओनली इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द हेमी एसिटल और हेमी कीटल कार्बन एटम आर कॉल्ड एनोमर्स, एंड हेमी एसिटल और कार्बोनिल कार्बन एटम इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, आपने डेफिनेशन समझ ली कि आइसोमरिक फॉर्म
ऑफ मोनोसेक्राइड, किसी भी मोनोसेक्राइड का आइसोमेरिक फॉर्म दैट डिफर ओनली इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द हेमीएसिटल हेमीकेटल कार्बन आर कॉल्ड एनोमर्स। और हेमीएसिटल और हेमीकीटल का जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, अब इस चीज़ को आप पिछले स्लाइड से समझिए फिर से। ठीक है, ये हमने बताया। ठीक है, ये बन गया हेमीएसिटल, जब ये आपस में रिएक्ट किए तो ये जो आपस में ये पूरा बना क्या, हेमीएसिटल। अगर हाँ इसमें समझिए, ठीक है, ये बना हेमीएसिटल और ये बना कीटोज की शुगर है तो हेमीकीटल। ठीक है, हेमीएसिटल और हेमीकीटल। तो इसमें बताया कि जो ये कार्बन बना, ठीक है, ये नया कार्बन जो 1 कार्बन है, आप पहले स्ट्रक्चर को रिंग वाले स्ट्रक्चर से, मतलब ए साइक्लिक स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर 4 जो हैं कायरल कार्बन थे, मतलब ऐसे कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा होता है, मतलब इसमें 4 कायरल कार्बन थे। लेकिन जब साइक्लिक ग्रुप बन गया तो ये कार्बन 1 भी कायरल कार्बन हो गया। ठीक है, अब इससे भी आप ध्यान से देखिए, पहले कार्बन 1 जो है वो कायरल कार्बन नहीं था, लेकिन जब रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो कार्बन 1 भी इसका अब कायरल कार्बन हो गया। मतलब इससे भी 4 ये डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट, ये पूरा डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, मतलब जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो एक नया, मतलब एक कार्बन और जो है वो कायरल कार्बन बन जाता है, और इस नए कायरल कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, ये क्या है, एनोमेरिक कार्बन। इस कार्बन को क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, और अब इस एनोमेरिक कार्बन पे आप देखिए H है और OH है, अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, जैसे इसमें H ऊपर साइड में दिया है, इसमें H नीचे साइड, अगर इसी को हम उलट कर दें, इसको OH को ऊपर कर दें, हाइड्रोजन को नीचे, ये ऊपर नीचे कहना हालांकि पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि इसका अलग होता है, मतलब 3D में देखेंगे तो कहीं और होगा। ठीक है, ऊपर नीचे तो आप इस फेसर प्रोजेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, तो समझने के लिए है ऊपर नीचे। ठीक है, तो अगर ऊपर हाइड्रोजन है नीचे ऑक्सीजन, तो ये है अल्फा, इसको ये डी ग्लूको तो है ही पूरा, डी ग्लूको पायरानोज। ठीक, पायरानोज फ्यूरानोज क्या है हम आगे बताएं। ठीक है, तो ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, अब आप एनोमर समझ गए होंगे, आप समझ गए कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, आप समझ गए एनोमर्स क्या होता है। अब वही स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर दिखाया है, ये जो नया कार्बन बना, ये नया कार्बन बना, नया ए कायरल है, पहले ये ए कायरल कार्बन था, अभी कायरल कार्बन हो गया। तो ये जो नया कायरल कार्बन बना है, इस नए कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। और एनोमर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन को फोकस करते हैं। ईपीमर आपने देखा, ईपीमर किसी भी कार्बन पे, अगर किसी एक कार्बन पे डिफरेंट है, सिर्फ एक कार्बन पे, बट कोई भी कार्बन हो सकता है। बट एनोमरिज्म जो है, एनोमर्स होते हैं वो सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे। ठीक है, तो हमें और कार्बन इस कार्बन से कोई मतलब नहीं है। एनोमर की जब हम बात करेंगे, सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे हम देखेंगे अगर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है तो ये एक दूसरे को क्या है, ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे यहाँ पर OH है, यहाँ पे OH है, इस वाले में उलट गया। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को ऐसे उलट दिया गया। ठीक है, OH ऊपर है नीचे। तो एनोमेरिक कार्बन जो होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। ठीक है, जिसमें ऊपर होता है OH, नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो अल्फा वाला एनोमर होता है। जिसमें OH जो है ऊपर साइड होता है, H नीचे साइड, उसको बीटा। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, कि एनोमर्स क्या होते हैं। जो अल्फा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एनोमर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। ठीक है, और जो जैसे हो गया हमने बताया था कि गैलेक्टोज आपने देखा और ग्लूकोज, ये दूसरे के ईपीमर हैं। बट जब हम एनोमरिज्म की बात करेंगे तो अल्फा और बीटा जो होते हैं ये एक दूसरे के एनोमर होते हैं। और ये क्या है, अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज एंटर कन्वर्ट इन एक्वस सॉल्यूशन बाय प्रोसेस कॉल्ड म्यूटारोटेशन। जो अल्फा एनोमर्स होता है वो बीटा एनोमर्स में कन्वर्ट होता है, मतलब बीटा अल्फा एक दूसरे में ये कन्वर्ट होते हैं, और इस प्रोसेस के बोलते हैं म्यूटारोटेशन। म्यूटारोटेशन आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, 1 नंबर में पूछ सकता है कहीं भी किसी भी एग्जाम में। म्यूटारोटेशन क्या है, अल्फा एनोमर्स का बीटा एनोमर्स में या बीटा एनोमर्स का अल्फा एनोमर्स में, मतलब एनोमर्स का आपस में कन्वर्जन जो होता है उसको बोलते हैं म्यूटारोटेशन। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने
ढेर सारे कॉन्सेप्ट आज पढ़ लिए, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज़ और मैं आप ऐड करूंगा आज के लेक्चर में, उसके बाद हम डिटेल में फिर चलेंगे डाइसेक्राइड की तरफ। ये सारी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं, इपीमर, एनोमर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये सब हम बात कर रहे थे मोनोसेक्राइड्स की, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट होता है, हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? मोनोसेक्राइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय रिलेटिवली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज फेरिक, ये फेरिक आयन है Fe3, ठीक है। ये फेरस है, मतलब आयरन है, आयरन का सिंबल Fe होता है। ये 3 चार्ज है इस पे, Fe3 का मतलब ये 3 चार्ज, मतलब ये फेरिक आयन है। 2 चार्ज होता है, फेरस होता है। ये क्यूप्रिक है, कापर का 2 चार्ज है इस पे, ठीक है, 2+, कापर 2+ है, ठीक है, ये क्यूप्रिक है। तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो इनको जो है, इनको क्या कर सकते हैं, ये इनको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो फेरस और कापर को, फेरिक आयन और क्यूप्रिक आयन को, ये फेरिक आयन है, ये क्यूप्रिक है, मोनोसेक्राइड्स हैं। कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाई, मतलब इनसे ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं ये मोनोसेक्राइड, मतलब इसका रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिल कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू अ कार्बोक्सिल ग्रुप। जो शुगर्स में आपने देखा होगा कार्बोनिल ग्रुप होता है, वो कार्बोनिल कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है कार्बोक्सिल ग्रुप में, ठीक है, वो कार्बोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो सकता है। ग्लूकोज एंड अदर शुगर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग फेरिक आयन, जो भी शुगर्स हैं, ग्लूकोज एंड कुछ अदर शुगर हैं, वो इनको क्या है, रिड्यूस कर सकती है, इसीलिए इनको रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। आगे हम और डिफिनेशन देखेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज द बेसिस ऑफ फेलिंग रिएक्शन, अ क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। किसी भी सोल्यूशन में कहीं भी रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए इस रिएक्शन को बेसिक माना जाता है, इसी रिएक्शन पे बेसिस पे किया जाता है। इसको फेलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। उसमें फेलिंग रिएजेंट, ये सब फेलिंग रिएजेंट में कॉपर ही होता है, जो कि अगर शुगर प्रेजेंट होगी तो इसको क्या होगी, रिड्यूस करेगी और कोई आपको कलर दिखेगा, ठीक है। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस बाई सोल्यूशन ऑफ शुगर, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एस्टिमेट द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। मतलब इस फेलिंग वाली रिएक्शन से, इस क्यूप्रिक वाली रिएक्शन से आप कंसंट्रेशन भी मेजर कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में शुगर है, ठीक है। फॉर मैनी ईयर दिस टेस्ट वाज यूज्ड टू डिटेक्ट मेजर एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड एंड यूरिन इन द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। दोस्तों ये फेलिंग वाली रिएक्शन जो है वो डायबिटिक मेलाइटिस के डिटेक्शन में भी पहले यूज होती थी, अब तो नए नए टेस्ट आ गए हैं, ठीक है। उसमें क्या है, हम ग्लूकोज लेवल को मेजर करते हैं इसी रिएक्शन के हेल्प से, ठीक है। अब ये है लास्ट लाइन जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। अ शुगर दैट सर्व्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, कोई भी शुगर जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। इट्स, और क्यों होती है इसकी प्रॉपर्टी, मतलब कोई शुगर है रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होती है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो फ्री होते हैं। जिस भी शुगर में, ये आप लोग समझने वाली बात यह है कि जिस भी शुगर में फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा, अगर फ्री होगा उसमें, तभी वो इसको रिड्यूस कर पाएगा, कॉपर या फिर इसको फेरिक आयन का क्यूप्रिक आयन को। जिस शुगर में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री होगा वही उसको रिड्यूस कर पाएगा, और उसी शुगर को हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, लैक्टोज, अरेबिनोज, माल्टोज, ये सब जो है रिड्यूसिंग शुगर हैं। और सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। आप सुक्रोज का स्ट्रक्चर देख लेना, इसमें जो है, इसमें कोई भी फ्री ऐसा कार्बोनिल या एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ये सिंपल सा एग्जांपल दिया है बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है। ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। दोस्तों जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है तो इसका जो मतलब कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, बट जब हम सोल्यूशन में डालते हैं तो आपके सोल्यूशन में जो है शुगर जो होती हैं ग्लूकोज, वो सोल्यूशन में वो साइक्लिक और एसाइक्लिक के मतलब एक दूसरे में क्या उसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ साइक्लिक का पाया जाता है, कुछ अमाउंट एसाइक्लिक है। इस एसाइक्लिक में आप देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 जो है वो फ्री है, ठीक है, इसका कार्बोनिल ग्रुप फ्री है, ये किसी से बॉन्ड में नहीं है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप इसमें है। ये कार्बोनिल ग्रुप, ये देखिए कॉपर 2+ को कॉपर 1+ में रिड्यूस कर देता है, मतलब ये रिड्यूस होकर हमने यहाँ बताया था कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाता है। अब ये देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो गया, C डबल बॉन्ड वो ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। ऐसी शुगर जो क्यूप्रिक आयन को या फिर फेरिक आयन को रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस वही कर सकता है जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन ग्रुप अवेलेबल होगा। दोस्तों आज हमने बेसिक बात करी शुगर की,
बेसिक बात करी कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने मोनोसेक्राइड के बारे में डिटेल में समझा कि मोनोसेक्राइड क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कितने टाइप के मोनोसेक्राइड होते हैं, ठीक है। फिर उसके कुछ विशेष प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि इपीमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।